हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जनरल स्टडी और जनरल स्टडी के 25+ MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? सही आंसर हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज संस्थानों में शीर्ष संस्था है। यह कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन संस्थानों का कार्य क्या है? आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। यदि आपसे पूछ ले कि पंचायती राज्य संस्थाएं किस अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थानों को यदि आपसे पूछ ले किस प्रधानमंत्री ने लागू करवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू करवाया था। कहाँ करवाया था? राजस्थान के नागौर जिले में करवाया था। यदि आपसे पूछ ले किस ग्राम में करवाया गया था? बगधरी ग्राम में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसने मांग की, किसकी मांग की? संवैधानिक सुधारों की मांग की। इन घटनाओं और मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। इससे क्या हुआ? 1892 ईस्वी के अधिनियम में विधान परिषदों का कार्य क्षेत्र क्या कर दिया? विस्तृत कर दिया और सदस्यों को प्रश्न करने, कार्यकारी से सूचना प्राप्त करने, बजट पर विचार करने और उसमें संशोधन लाने का प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया। इसके सदस्यों में कौन कौन भारतीय शामिल थे? गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बड़े नेता शामिल थे। अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को भरा जाना चाहिए, कितने महीने के अंदर भरा जाना चाहिए? आपको यहां पर आंसर करना है। राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को भरा जाना चाहिए कितने महीने के अंदर? सही आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर। अनुच्छेद 62 के अनुसार ऐसा कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
चौथा सवाल क्या कहता है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है। कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम के किस ओर स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग की ओर नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे पूछ ले कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़। और यदि आपसे पूछ ले कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, दोदा बेटा। यदि आपसे पूछ ले कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सैंडल पीक। सिक्किम की किस ओर कंचनजंगा स्थित है, उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। सही आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में निहित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 के ए में रखा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, लेकिन इससे पहले कितनी थी, 10 थी। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ ले कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाना प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा। ठीक है। और ये सभी 11 कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 ए में है और भाग 4 के ए में है। पहला मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं,
की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मूल कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो पहले भी बता चुका हूँ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। छठा सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया था? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम को कब पारित किया गया था? अगस्त 1935 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या थे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए बड़े पैमाने पर स्वायत्तता की अनुमति, ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी शाही राज्यों दोनों के लिए भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान था। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करना ताकि 7 लाख से 35 लाख लोगों का मताधिकार बढ़े। प्रांतों का इसमें पुनर्गठन किया गया, जिसमें सिंध बम्बई से अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग किया गया, वर्मा को भारत से अलग किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और पहला चुनाव का आयोजन किया गया। और ये चुनाव कब हुए थे? 1937 में हुए थे। कब हुए थे? 1937 में हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को यदि आपसे पूछ ले किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया है। हटाने के पहले संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 31 में रखा गया था। और यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 300A में रखा गया है। और मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार यदि आपसे पूछ ले किस भाग में है? 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में समाहित है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए किसे अधिकार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसमें अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 न्यायाधीश होते हैं। इसके पास मूल
अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं और यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला सर्वोच्च संस्था है। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के आधार पर तैयार की गई थी। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे और एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर एडमिरलेटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन भारत आया और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या क्या थे? संविधान सभा का गठन करना, भारत का विभाजन करना और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराना। संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर आधारित था? 10 लाख की जनसंख्या पर आधारित था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें 296 सदस्य निर्वाचित और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित किए गए थे। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये सभी राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, ये सभी जो है राज्य के लिए अनिवार्य तत्व हैं। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संप्रभुता का अर्थ राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, कानूनी अधिकार किसे बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटाने से पहले किस अनुच्छेद में रखा गया था? बता चुका हूं पहले भी, अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सही आंसर हो जाएगा लूनी है। कौन है? लूनी है। लूनी का यदि आपसे पूछ ले कि प्राचीन नाम क्या है, लवनती है और यह भारत के राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी है। ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से यह निकलती है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और अजमेर, जोधपुर, पाली
बालोतरा बाड़मेर से होकर गुजरती है और कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिम घाट से होती है। पश्चिम घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन? प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। ये किन राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा NH-44 है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-966B। कौन है? NH-966B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? वेलिंगटन से कोची तक जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। पंद्रहवां सवाल है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? भारत के किस राज्य में लोनार झील है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र के किस जिले में है? बुल्ढाना जिले में है, जो कि एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण 35,000 से 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। किस युग में हुआ है? प्लीस्टोसिन युग में हुआ है। इसीलिए लोनार झील को क्रेटर झील कहा जाता है। गहराई कितनी है? 150 मीटर है और यह इसकी खासियत है दोस्तों कि यह हमेशा रंग बदलता है और इसका रंग अभी कैसा है? गुलाबी है। कैसा है? गुलाबी है। लोनार झील का पानी के रंग बदलने का रहस्य अब खुल चुका है। ठीक है, दरअसल क्या है दोस्तों, पानी में हालो आर्चिया जीवाणु बड़ी संख्या में पाई जाती है और इसी के कारण उसका रंग गुलाबी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 16वां सवाल है, भारत की मैरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? भारत की मैरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा चोकला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। मैरिनो भेड़ की बात कर लेते हैं तो किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। और ऑस्ट्रेलिया में यह कहाँ पाई जाती है? तो मरे डार्लिंग बेसिन में पाई जाती है। इसे गोल्डन फुटेड सिप भी कहा जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष कितनी है? 3 से 5 किलोग्राम। मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान स्पेन है, लेकिन ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2010 में किया गया था।
राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। और उस समय से अब तक 4 वर्षों पर लगातार राष्ट्रमंडल खेल होते आए हैं। इसका नाम जो है अलग अलग सालों में बदलता आया है। 1930 से 1950 तक इसे किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1954 से 1966 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1970 से 74 तक इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल था और 19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक हुआ था। 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 में किया गया था। ठीक है, इससे पहले भी भारत में एशियाई खेल हो चुके थे। इससे पहले भारत में एशियाई खेल हुए थे। कब हुए थे? 1951 और 1982 में। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन हुआ था किस स्टेडियम में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? एओ हुम ने की थी और इनके अन्य सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। यदि आपसे पूछ ले कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड डफरिन थे। हमारा अगला सवाल है 19वां सवाल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। माता का नाम कुमार देवी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? आसान प्रश्न है दोस्तों, पहले भी बता चुका हूं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है, जिसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान है। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब की गई थी? 1883 में की गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और नाम बदल के क्या कर दिया है? श्री अरुण जेटली जी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, आप सभी जानते होंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया में सबसे अधिक क्रिकेट स्टेडियम है। इस मामले में इंग्लैंड कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है।
22वां सवाल क्या कह रहा है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा केरल को कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्य भाषा मलयालम है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अगला सवाल कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। जयचंद यदि आपसे पूछ ले किस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, वह गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। वे किसके पुत्र थे? विजय चंद्र के पुत्र थे। और कनौज की लड़ाई कब होती है? 1194 में होती है। किनके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की क्या होती है? हार हो जाती है। नेक्स्ट सवाल। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। और इसका पुनर्गठन प्रत्येक चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद नहीं, प्रत्येक चुनाव, आम चुनाव के बाद होता है। ठीक है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोचीन को कहा जाता है। कोचीन केरल का एक बंदरगाह नगर है। इसे याद रखिएगा कोचीन भी कहा जाता है। यह केरल के किस राज्य में स्थित है? एर्नाकुलम जिले में है। और यहाँ पर भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय भी है। और यहाँ केरल उच्च न्यायालय भी कोची में ही है। ठीक है दोस्तों, जनरल स्टडी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।